इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे BBYCT 131 जिसका शीर्षक है जैव विविधता, माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई और आर्कियोगोनियट्स। इसमें हमने यूनिट 1 को पढ़ा था। यूनिट 1 में जो है हमने पार्ट 1 को देख लिया था। आज जो है हम बात करेंगे यूनिट 1 का ही पार्ट 2। यूनिट 1 जिसका शीर्षक है विषाणु, सामान्य वर्णन और आर्थिक महत्व। किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का गेस्ट पेपर या बुक नोट्स चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का आपको जूम क्लासेस ज्वाइन करनी हो या फिर सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था किस प्रकार जो है विषाणु के को छानने के लिए जो है एक फिल्टर बनाया गया, चेम्बरलैंड पास्चर फिल्टर। लेकिन फिर बाद में जब विषाणु का जो अब खोज हुआ तो विषाणु जो है इस फिल्टर से छाना नहीं जा सका, है ना। और वहाँ पर जो है सिर्फ जीवाणु को छानने के लिए फिल्टर को बनाया गया था। लेकिन साइंटिस्ट द्वारा देखा गया कि किस प्रकार एक और जीव है जो इस फिल्टर उसको छान नहीं पा रहा है, उस फिल्टर से भी वो जो है ना वो बाहर निकल जा रहा है। उसका नाम पड़ा विषाणु, दैट मीन्स वायरस। चलिए, हमने जो है सब कुछ यहाँ से देख लिया था। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सामान्य विवरण की। तो सामान्य विवरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो है ओवरव्यू इसका लेंगे। क्या कहता है, आइए देखते हैं। विषाणु अकोशिकीय जीवन रूप है। देखिए, अकोशिकीय दैट मीन्स जिसमें कोई कोशिका ना हो। एक होता है कोशिकीय, एक अकोशिकीय, है ना। और ये अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी होते। अंतराकोशिकीय यानी कोशिका के अंदर। विषाणु दो प्रवस्थाओं यानी बाह्य कोशिकीय और अंतराकोशिकीय में पाए जाते हैं। बाह्य कोशिकीय प्रवस्था में पूर्ण विषाणु कण वायरियन कहलाता है, जो अक्रिय अवस्था में रहता है। यानी बॉडी के बाहर, मैंने कहा था ना उस दिन कि अगर वायरस आपके बॉडी के बाहर है तो वो क्या है, वो अक्रिय है, डीएक्टिवेट रूप में पड़ा हुआ है, यानी पड़ा हुआ है, बस उसमें कोई जान नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको कोई होस्ट बॉडी मिल जाता है, यानी किसी बॉडी के किसी जीव के संपर्क में वो आ जाता है, तो फिर उसके अंदर जो है कि जीव का सारा गुण, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ, अपने सारे जो जीव का जो आपका पोषण है, खाना पीना है, बच्चे पैदा करना है, वो सारा उसका शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अक्रिय अवस्था में होता है, अर्थात ये कोई उपापचयी क्रिया नहीं कर सकता। यानी बॉडी के अंदर में जो विषाणु का बॉडी का अंदर है उसका कोई क्रिया नहीं होगा। इंटरनल ऑर्गन्स कुछ काम नहीं करेंगे, बस चुपचाप स्थिर अवस्था में पड़े हुए मिलेंगे, पड़े हुए रहेंगे। बस उसको होस्ट बॉडी चाहिए। अगर होस्ट बॉडी उसको मिल गया, यानी वायरस किसी इंसान के, किसी जानवर के, किसी जीव के, पेड़ पौधे के संपर्क में अगर आ गया, तो फिर उसका सारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो काम करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि बच्चे पैदा करना। मतलब क्या, नॉर्मली तो बच्चे पैदा करने का विषाणु जीवाणु का अर्थ क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये प्रक्रिया आगे और भी बढ़ते 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 रहता है। ठीक है, यही कहलाता है प्रजनन। अब आगे देखिए, अंतराकोशिकीय अवस्था में विषाणु जीनोम और परपोषी कोशिका की, परपोषी यानी जो वायरस जो है ना, वायरस मतलब विषाणु वायरस जो है वो किसी दूसरे के बॉडी में जाएगा। परपोषी कोशिका की उपापचयी मशीनरी के उपयोग द्वारा प्रतिकृति करता है। यानी हमारे बॉडी में वायरस अगर आता है तो हमारे बॉडी के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वो अपना रासायनिक क्रिया करना शुरू कर देता है। आई बात समझ में? हम जो खाते हैं वही चीज जो है उससे उसको पोषण मिलता है। विषाणु में कोशिका अंगक, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रकाव नहीं होते। यानी कोशिका का जो मेन चीजें होती है ना, ये सब नहीं होता। किसके अंदर? वायरस के अंदर। विषाणु में, वायरस में उपापचयन के लिए अपने स्वयं के बहुत कम या कोई एंजाइम नहीं होता। खुद का उनका एंजाइम होता ही नहीं है, क्योंकि विषाणु का अगर खुद का एंजाइम होता है ना, खुद का लिक्विड होता, फिर तो वो डीएक्टिवेट क्यों रहता, है ना, अक्रिय अवस्था में क्यों रहता? उसके अंदर कुछ नहीं है, विषाणु है। इस विषाणु के अंदर में मतलब कुछ नहीं है, यूं समझ लीजिए आप। इसके अंदर में कोई हार्मोन्स नहीं है,
लेकिन जब ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर में आएगा ना, तो ये हमारे हार्मोन्स को, हमारे एंजाइम्स को ये इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तभी तो हम बीमार पड़ते हैं ना। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ये हमें इफेक्ट क्यों करता है? विषाणु, वायरस, जीवाणु, क्यों? बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारे बॉडी के एंजाइम्स को लेना शुरू कर देते हैं। और जब इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है तो आप कुछ भी खाते हैं, आपके शरीर में नहीं लगता, आपके बॉडी में वो लगता ही नहीं। विषाणु में एंजाइम नहीं होते। विषाणु में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एटीपी, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, को उत्पन्न करने वाले एंजाइम होता ही नहीं है। एटीपी क्या करता है भाई? एटीपी एनर्जी देता है, वो होता ही नहीं। प्रोटीन होता ही नहीं उसके अंदर। अतः विषाणु को जीवित रहने और गुणन के लिए परपोषी कोशिका के एंजाइम का उपयोग करना पड़ता है, यानी होस्ट बॉडी का। ये कोविड वायरस, तो कोविड वायरस जब तक बाहर वातावरण में था, एटमॉस्फेयर में था, है ना, तब तक वो क्या था? अक्रिय था। लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान के संपर्क में आया, वो एक्टिवेट हो गया। और हमारे बॉडी के हर एक चीज को, चाहे भोजन हो, पानी हो, कुछ भी हो, लिक्विड हो, एंजाइम कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल वो करने लगा। क्लियर है यहाँ तक? सामान्य विवरण में बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये पार्ट, लेकिन इसका डिस्कशन भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विषाणु का साइज के बारे में, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, विषाणु साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनमें से अधिकांश को सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। यानी जो नॉर्मल आपका माइक्रोस्कोप होता है ना, जो साधारण किसी लैब वगैरह में आपको रोड किनारे दिखाई मिल जाएगा, वहां पर उस वायरस को देखना भी मुश्किल है, सोचिए। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आंखों से क्या ही उसको देख पाएंगे। जब नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी उस वायरस को नहीं देख सकता, तो हमारी आंखें उस वायरस को क्या ही देखेगी? क्योंकि सामान्य सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो है वो 200 nm तक का होता है। इसका साइज, इनका जो साइज है किसका? विषाणु वायरस का कितना होता है? 0.02 से 0.3 माइक्रोमीटर, है ना, व्यास का होता है, याद रखिएगा। यद्यपि अधिकांश विषाणु बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। विषाणु बैक्टीरिया से छोटा होगा ही ना, क्योंकि बैक्टीरिया तो बड़ा था, तभी तो जो आपका लुई पास्चर का वो फिल्टर था, उससे जो है वो छान रहा था। विषाणु और छोटा है। यानी अगर इंग्लिश में हम लोग जानते हैं विषाणु, जीवाणु, हिंदी में अगर आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश में आपको बोल दूं, विषाणु मतलब वायरस। जो कोरोना वायरस था वो विषाणु, है ना। और जो बैक्टीरिया जो होता है ना, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, उसको आप देख सकते हैं बैक्टीरिया को। आगे, सबसे छोटे विषाणुओं में से एक है, ठीक है, यहां पर पोलियो का विषाणु, याद रखिएगा। कुछ अपेक्षाकृत बड़े विषाणु, स्मॉल पॉक्स विषाणु, जो लगभग 200 नैनोमीटर व्यास का होता है, लगभग बहुत छोटे बैक्टीरिया जितने आकार के होते हैं। यानी विषाणु में भी, फिर वायरस में भी क्या है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, इस तरीके का है। यहाँ पर विषाणु का साइज का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इस चीज को आप लोग जो है आराम से, इत्मीनान से इसको देख सकते हैं कि इसको वायरस, प्रोटीन, एटम्स, एनिमल सेल, बैक्टीरिया, किस तरीके से इसको जो है ना वो किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे विषाणु के स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पढ़ेंगे संरचना, है ना, यानी जो बनावट है विषाणु का वो किस तरीके का होता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब ध्यान से इसको देखिए। विषाणु सिर्फ 2 घटकों में बने होते हैं, सिर्फ ओनली 2 घटक होते हैं, 2 पार्ट। घटक मीन्स बॉडी के पार्ट्स, 2 पार्ट समझिए। पहला होता है प्रोटीन, कैप्सिड और न्यूक्लिक अम्ल। अब बोलेंगे सर अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा है प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन कोशिका में नहीं होता, राइट, कोशिका में प्रोटीन नहीं होता, लेकिन नॉर्मली प्रोटीन इसमें होता है। कैप्सिड कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और न्यूक्लिक एसिड, ये विषाणु का जीनोम कहलाता है। कैप्सिड और वायरल जीनोम मिलकर न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। विषाणु का संक्रामक भाग अथवा वो भाग होता है जो परपोषी जीव में रोग पैदा करता है। यानी होता क्या है ना, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में तो देखा है ना कि किस प्रकार एक बॉडी का डीएनए दूसरे के बॉडी में चला जाता है तो वो कुछ चेंजेस लाता है बॉडी में। यानी हमारे बॉडी के अंदर में किसी और का डीएनए अगर आ जाए, यूँ समझ लीजिए हमारे बॉडी में अगर किसी दूसरे एनिमल का, जीव का डीएनए हम डाल दें तो कुछ चेंजेस बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि डीएनए जो है ना वो अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना छाया, अपना छाप छोड़ता है। डीएनए अपना छाप छोड़ता है, छाप छोड़ने के लिए डीएनए जाना जाता है।
तो जो आरएनए एंड डीएनए है विषाणु का, वायरस का, वो हमारे डीएनए के साथ मिक्सअप हो जाता है और बीमारी पैदा करेगा। वो क्या करेगा? वो बीमारी पैदा करेगा हमारे बॉडी में, यानी होस्ट के बॉडी में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज। ये टोबैको जो बताए थे पहला, तंबाकू का पत्ता जो बताए थे आपको, देख लीजिए, ठीक है। ये मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस ये है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है। ये एचआईवी का वायरस है। ये एचआईवी का वायरस यहाँ दिखाया गया, देखिए कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, ये आरएनए है, ये एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स कैसे आया? एंजाइम्स तो होता नहीं है वायरस में, वो होस्ट के बॉडी में आके, इंसान के बॉडी में आया और इंसान के बॉडी में आके वो सब कुछ बना लिया, एंजाइम्स वगैरह सब कुछ। अब देखिए कैप्सिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कैप्सिड के बारे में। कैप्सिड एक प्रोटीन का आवरण होता है, दैट मीन्स एक लेयर होता है कैप्सिड, जो विषाणु जीनोम को रासायनिक और भौतिक क्षति से बचाता है। नहीं, बाहर से कोई उसको हिट नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। हर कोशिका के अंदर बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या करता है? किसी बाहर से कोई उसको हिट नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, है ना, उसको रोकता है। यह परपोषी कोशिका में प्रवेश करने में भी विषाणु की सहायता करता है। यानी जो कैप्सिड है, बाहर का जो आवरण है, ठीक है, तो इस आवरण के कारण ही, इस आवरण, जिस तरह मच्छर जो हमें डंक मारती है, काटती है मच्छर, तो उसका हेल्प कौन करता है? जो उसका वो सूंड होता है ना, सामने वाला निकला हुआ सुई की तरह, वो तो उसी के सहारे जो है वो हमारे खून तक पहुंचती है, हमारे सेल्स तक, और उसको खींचती है। क्लियर? हमारे खून को। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका वायरस है, और वायरस के बाहर का जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड क्या करता है? हमारे बॉडी तक आने में हेल्प करती है, बॉडी में घुसने हेल्प करती है। कैप्सिड विषाणु के प्रतिकृति पुनरावृत्ति करते समय विषाणु जीनोम को जोड़ने और उसकी पैकेजिंग करने में हेल्प करता है, यानी आगे बढ़ाने में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। कैप्सिड का एक प्रमुख कार्य यह है कि यह परपोषी में एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, यानी सेफ्टी इसको दे रहा है। कैप्सिड जो है परपोषी में एंटीजन की तरह काम करता है और एंटीबॉडी आधारित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, जो विषाणु संक्रमण के लिए परपोषी की पहली सुरक्षा परत होती है। यानी एंटीबॉडी, हमारे शरीर के अंदर में जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी मतलब क्या होता है कि बाहर कि जो रोग हैं या जीवाणु विषाणु है उससे रोकती है एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी यानी बाहर का कोई बॉडी आपके अंदर आएगी तो हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी है ना, उसको जहां तक ट्राई होगा करेगा, रोकने का प्रयास करेगा वो। क्लियर? रोकने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो जो विषाणु वायरस जब हमारे बॉडी में आया ना, तो सबसे पहले वो हमारे एंटीबॉडी को ही, उस पर ही अटैक कर देता है, एंटीबॉडी पे ही हमला करता है। तो जब एंटीबॉडी पे हमला करता है तो क्या होता है? तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही खत्म हो गया। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो हमारा सुरक्षा कवच था हमारे बॉडी का, एंटीबॉडी, है ना, उसको ही वो खत्म कर दिया, उस दीवार को तोड़ दिया उस वायरस ने। तो उस वायरस ने जब दीवार को तोड़ दिया तो क्या हुआ? अब आसानी से हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म। अब वो वायरस आराम से हंसते खेलते नाचते गाते अपना आबादी बढ़ाएगा हमारे बॉडी के अंदर में, और जब उनकी आबादी बहुत बढ़ती जाएगी तो उसका सेल हमारे सेल को मारेगा, उसका जो सेल है वो हमारे सेल को मारेगा। बस बात खत्म, टाटा बाय बाय। एंटीबॉडीज विषाणु की बाहरी सतह के प्रोटीन के साथ बद्ध हो जाती है और उसे परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकती है। यानी बाहर से कोई इम्यून सिस्टम भी आप लेंगे तो वो ले नहीं पाएंगे। देखिए, यानी अंदर से भी आपको मारा, बाहर से भी आपको मारा। कैप्सिड अनेक प्रकार के प्रोटीन अणुओं से बना है। ये संरचनात्मक उप इकाइयाँ प्रोटोमर कहलाती है, यानी जिससे वो बना होता है। कौन? कैप्सिड प्रोटोमर से बनी होती है। ये प्रोटीन अणु जीनोम के इर्द गिर्द एक स्पष्ट और पुनरावृत्ति पैटर्न में, पुनरावृत्ति मतलब इस तरीके से होगा, बार बार, ठीक है, रहते हैं। कुछ विषाणु के कैप्सिड में एक ही प्रकार के प्रोटोमर होते हैं। अनेक विषाणु में विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक प्रोटोमर होती है और वो जुड़कर प्रोटीन आवरण एक बनाती है, मतलब यूँ समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को जो है वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब विषाणु की सममिति के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो विषाणु की जो सममिति है क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कैप्सोमियर कैप्सिड की निर्माण इकाई है। यानी जो कैप्सोमियर है
इसके कारण क्या बनता है? कैप्सिड। ठीक है, ये कैप्सिमियर विषाणु के 3 भिन्न समितियों समूह के लिए उत्तरदायी है। यानी विषाणु 3 भागों में बांटा हुआ है। उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, अभी स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका संरचना पढ़ रहे हैं। संरचना 3 तरीके से है। क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है कुंडलिनी स्ट्रक्चर। इसका कुंडलिनी कैप्सूल बेलनाकार होते हैं इस तरीके से। आगे आपका चित्र भी दिया हुआ हो सकता है, इसको भी बेलनाकार कह सकते हैं आप। टोबैको जो मोज़ेक वायरस है, यहाँ पर हालांकि दिया हुआ नहीं है। चलिए इसको देखते हैं एक बार थोड़ा सा हम लोग। हाँ, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए और कैप्सोमियर कुंडलिनी के रूप में एक साथ गूंथे रहते हैं। यानी इस तरीके से गूंथा हुआ रहेगा। इस तरीके से टोबैको मोज़ेक वायरस में इस तरह गूंथा हुआ है ना, इस तरीके से गूंथा हुआ रहेगा। इस विषाणु संरचना में केंद्रीय गुहा और खोखली नलिका युक्त कैप्सिड होता है। ये खाली रहेगा। खोखली नली जो है प्रोटीन की बनी होती है, जो गोलाकार तरीके से व्यवस्थित रहकर डिस्क तस्तरी जैसी संरचना बनाती है। डिस्क तरह और डिस्क संरचनाएं कुंडलिनी रूप में जुड़ी रहकर एक नली बनाती है। अब आगे देखिए, आगे यहां पर है दूसरा घनाकार विंशफलक की समिति, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है। विंशफलकी जो है, इसमें 20 फलक होते हैं। 12 कोनों वाला एक बहुभुज होता है, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ये इस तरीके का, इसे कहते हैं। ठीक है, एडिनो वायरस, ये आप देख रहे होंगे ना। इसमें 20 फलक हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है वो 20 फलक इसको कहते हैं। और जो ऊपर वाला था ना कुंडलिनी, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड ये कुंडलिनी समिति। ये हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। चलिए दिखा भी दिए आप लोगों को, आगे देखते हैं। विंशफलक का प्रत्येक फलक एक समपार्श्विक त्रिकोण होता है। त्रिकोण मीन्स इस तरीके से वो त्रिकोण, 3 कोण। इसमें इस प्रकार के न्यूक्लियो कैप्सिड का आकार नियमित बहुफलक का होता है, जिसके त्रिकोणी फलक और शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष है। विंशफलकी कैप्सिड घुंडी के आकार के कैप्सोमियर से बनते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर सामान्यतः 5 और 6 प्रोटोमर उप इकाइयां से बना होता है। जो कैप्सोमियर 5 उप इकाइयां से बने होते हैं वे पेंटामर कहलाते हैं। ठीक है, 5 वाला जो बनता है ना, वो क्या कहलाता है? पेंटामर। 6 वाला जो है हेक्सामर। 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, सेम चीज़ है। यह एक जैसी प्रोटीन उप इकाइयों का प्रयोग करके वंद कवच, एक कवच बनाता है। अनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड पूरी तरह से कैप्सिड के अंदर बंद रहता है। यानी डीएनए, आरएनए इसके अंदर में क्या रहता है? इसके अंदर बंद रहता है। विंशफलकी संरचना, विंशफलकी नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें 20 फलक होते, याद रखिएगा, इसलिए विंशफलकी इसे कहा गया। विषाणु के उदाहरणों में कुछ पादप और बैक्टीरियाई आरएनए विषाणु है, जिसमें पेंटामर और हेक्सामर में एक जैसे प्रोटोमर होते हैं। प्रोटोमर क्या बनाते हैं? प्रोटोमर कैप्सिड बनाते हैं। एडिनोवायरस जंतु विषाणु है, दिखा दिया आपको चित्र में एडिनोवायरस, जिनके कैप्सिड में 252 कैप्सोमियर मिलकर ये क्या बनाता है? ये कैप्सिड बनाता है। ठीक है, और इनके पेंटामर भिन्न प्रोटीन उप इकाइयां से बने होते हैं। अब आगे जो है आपका है, यहाँ फोटो भी बढ़िया से ही दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, मैंने दिखाई दिया ऑल। अब जटिल समिति, ये देखिए T4 फेज। यानी जटिल समिति मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं होता, इसका कुछ फिक्स नहीं होगा, अजीब तरीके से होगा। ये घनाकार टाइप का, आयताकार टाइप का, कुछ भी, कुंडली भी हो सकता है। ठीक है, ये विषाणु पूरी तरीके से कुंडलिनी या घनाकार समितियां नहीं दर्शाते, यानी एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, ना तो पूरी जो है कुंडलिनी आकार का होगा, ना पूरी घनाकार होगा, ना पेंटामर होगा, ना हेक्सा होगा। ये अजीब तरीके से होता है। इसका एक तरह सिर दिख सकता है हमें इस तरीके से, अब ठीक है, उसके बाद हाथ पैर तक का दिख सकता है, पूंछ दिख सकता है, यानी किसी भी तरीके का हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको उसका सर दिख रहा होगा, है ना, ये आपका सर दिख रहा होगा, लगता है यहाँ से कुछ जो है मूछें निकल के आई है, पैर भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका कुछ शेप जो है ना वो एक जैसा नहीं होता है, ये अलग अलग होता है शेप। ठीक है, चलिए अब आगे जो है आपका विषाणु का आवरण, जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए अब तक के लिए
यहीं तक, और आगे फिर हम जो है इसका डिस्कशन आगे के भाग में करेंगे। विषाणु का आवरण, आवरण मीन्स इसका जो ले बाहर का जो उसका कवर है, बाहर से जो उसको ढका हुआ है आवरण, ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे।